चलिए दोस्तों, तो आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज आप लोगों का आंसर राइटिंग का डे 45 यहाँ पर है। देखो भाई, दो तीन बातें समझते हैं। सबसे पहले, ये जो पूरी सीरीज आप लोगों की चल रही है, इस पूरी सीरीज में आप केवल और केवल GS5 या GS6 के कंटेंट इकट्ठा करने के लिए नहीं हो। हम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं, हम लोग समझ रहे हैं आंसर राइटिंग की फॉर्मेटिंग, हम लोग समझ रहे हैं कि क्वेश्चन की डिमांड क्या है, हम लोग समझ रहे हैं क्वेश्चन का डायरेक्टिव क्या है, क्वेश्चन आपसे चाहता क्या है, क्वेश्चन की डिमांड क्या है। और इन सब बातों को समझते हुए हम लोग एक प्रॉपर आंसर कैसे लिखा जाना चाहिए, टाइम लिमिट के अंतर्गत और शब्द सीमा के अंतर्गत, इन पर फोकस कर रहे हैं। तो ये बात के अंतर्गत ना आज की जो क्लास है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट कैलेंडर वर्ड जो आप लोगों का है, ठीक है, क्रिटिकली एग्जामिन या फिर आलोचनात्मक परीक्षण करें, उसको समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो आप लोग रेडी हो? चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो भाई, क्वेश्चन यहां पर आप लोगों से कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में केन बेतवा नदी लिंक परियोजना का आलोचनात्मक परीक्षण करें। 200 शब्द का प्रश्न है। फिर से समझिएगा प्रश्न क्या कह रहा है। प्रश्न आपसे डिमांड कर रहा है क्रिटिकली एग्जामिन, आलोचनात्मक परीक्षण करें। और ये जो कैलेंडर वर्ड है ना, ये कई बार क्या होता है कि एस्पिरेंट को बहुत परेशान करता है। जैसे कल आंसर राइटिंग का जो हमारा बैच है, उसके साथ हम लोग मीटिंग कर रहे थे, तो वहां पर बहुत सारे दोस्तों ने बोला कि सर ये कैलेंडर वर्ड समझ में नहीं आता है। तो आज इस शब्द को समझने का प्रयास करो कि इसकी डिमांड क्या है, ये कहना क्या चाहता है, ये आपसे डिमांड क्या कर रहा है। ठीक है, देखो भाई, तो कह रहा है कि क्रिटिकली एग्जामिन द केन बेतवा रिवर लिंक प्रोजेक्ट इन उत्तर प्रदेश। ये प्रश्न आप लोगों को यहां पर दिया गया है। अब समझते हैं भाई इस शब्द का मतलब क्या है, क्रिटिकली एग्जामिन का। ठीक है, सबसे पहली बात यहां पर ये ना, देखिए दो चीजें होती हैं। एक होता है एग्जामिन करना, ठीक है, मूल्यांकन करना। दूसरा होता है क्रिटिकली एग्जामिन करना, ठीक है, आलोचनात्मक मूल्यांकन करना। जनरली जो एस्पिरेंट सबसे बड़ी गलती करते हैं, गलती क्या करते हैं, ये जैसे ही वो क्रिटिकली शब्द को देखते हैं, ठीक है, उनके दिमाग में केवल एक बात आती है, जो कि हम लोग अपने जीवन में लगातार करते रहते हैं, वो है क्रिटिसिज्म, आलोचना, कि हमको इस स्टेटमेंट की, इस टर्म की, इस पॉलिसी की आलोचना यहां पर करनी है। आलोचनात्मक परीक्षण करने का बिल्कुल मतलब नहीं है कि आपको उस टर्म की या फिर उस पॉलिसी की आलोचना करनी है। क्रिटिकली एग्जामिन क्रिटिसिज्म से बहुत अलग होता है, बात को समझना। क्योंकि आप एक अधिकारी बनने वाले हो, आप एक ऑफिसर बनने वाले हो, तो जब एक अधिकारी जो होता है वो चीजों की क्रिटिकली एग्जामिन करता है, ना कि केवल क्रिटिसिज्म करता है। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, आपसे मानिए सरकार ये पूछती है कि भाई ये पॉलिसी हम लेकर के आ रहे हैं, इस पॉलिसी के संदर्भ में आपका क्या व्यू है। ठीक है, आप वहां पे करोगे क्रिटिकली एग्जामिन। अगर आप ईमानदार अधिकारी हो तो, पता चला कि आप केवल चाटुकार अधिकारी हो तो एक अलग बात है। ठीक है, लेकिन अगर आप ईमानदार अधिकारी हो तो आप वहां पर क्या करोगे, आप वहां पर प्रॉपर ये बताओगे कि ये जो पॉलिसी, इस पॉलिसी की अच्छी अच्छी बातें ये है, और इस पॉलिसी में ये समस्याएं हैं, और फिर इन समस्याओं को दूर करने के लिए हमको ये प्रयास करना चाहिए। तो क्रिटिकली एग्जामिन में क्या होता है ना, कि हम उस संदर्भ में जिसके बारे में बात की जा रही है, जिसके आपको क्रिटिकली एग्जामिन करना है, उसके फॉर, उसके पक्ष और उसके अगेंस्ट, दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से चीजों को डिस्कस करते हैं। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा, आपको उसके पक्ष और विपक्ष दोनों की बातें करनी है। पक्ष और विपक्ष से मेरा बहुत सिंपल सा मतलब ये है कि पक्ष का मतलब हुआ कि भाई अगर मैं इस क्वेश्चन के संदर्भ में बात करूं, तो कह रहा है केन बेतवा नदी लिंक परियोजना, तो पक्ष से मतलब इसका ये हुआ कि इसके सकारात्मक पहलू क्या है, इसका सकारात्मक पक्ष क्या है, इसके पॉजिटिव इंपैक्ट्स क्या है। ठीक है, ये आपको बताना होगा इसके फॉर के संदर्भ में। ठीक है, इसके पक्ष में आपको सारे पॉइंट्स यहाँ पर मेंशन करने पड़ेंगे। अगेंस्ट में क्या मतलब हुआ भाई, कि ये जो पूरा प्रोजेक्ट है, इसके सामने क्या क्या चैलेंजेस फेस कर रहा है, ये क्या क्या इश्यूज हैं, या फिर ये क्या चिंताओं को जन्म दे रहा है। ठीक है, ये कुछ पॉइंट्स आप लोगों को यहाँ पर इसके अगेंस्ट में, इसको निगेटिव डायमेंशन कहते हैं, में आपको बताना पड़ेगा। ये एक प्रॉपर अप्रोच होती है क्रिटिकली एग्जामिन करने की। अब एक बात यहां पर और है भाई, जैसे मानो अगर ये पॉलिसी दी है, ठीक है, इस पॉलिसी के संदर्भ में हो सकता हो कि आपका जो ओपिनियन हो वो इसके पक्ष में हो कि नहीं भाई केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट जो है अच्छा प्रोजेक्ट है, सरकार अच्छा काम कर रही है। तो आपको अपने आंसर में भी इसी बैलेंस्ड अप्रोच को फॉलो करना है। जैसे कि आप इस संदर्भ में बताओ कि ठीक है, इसके पॉजिटिव डायमेंशन ये सारे सारे हैं, आपने कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स बता दिया, आप मानो आपने 5 पॉजिटिव पॉइंट्स यहाँ पर बता दिया। ठीक है, अब उसके बाद जब आप निगेटिव डायमेंशन कवर कर रहे हो, तो निगेटिव डायमेंशन में आप 3 पॉइंट यहां पर मेंशन करो। ठीक है, देखो आपने क्या किया, आपने पक्ष वाले साइड को, ठीक है, जो आपने इसके फॉर के साइड था, ठीक है, इसके पक्ष में जो पॉइंट थे आपने ज्यादा बताए, क्योंकि आप एक बैलेंस्ड अप्रोच फॉलो कर रहे हो, जहां पर इस स्टेटमेंट के संदर्भ में, इस पॉलिसी के संदर्भ में आपका ओपिनियन पॉजिटिव में है। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना, आपको फॉर एंड अगेंस्ट दोनों चीजें बतानी है, लेकिन एक बैलेंस्ड अप्रोच फॉलो करो। ऐसा बिल्कुल मत करना कि आपने फॉर खूब ज्यादा बता दिया, अगेंस्ट बहुत कम बता दिया, या फिर
अगेंस्ट खूब ज्यादा बता दिया और फॉर बहुत कम बताया, पता चला कि आपको सर मैं इस गवर्नमेंट का सपोर्ट नहीं करता, मैं दूसरी गवर्नमेंट का सपोर्ट करता हूँ, ठीक है। तो अब मैं क्या करूंगा, सरकार की हर पॉलिसी का विरोध करना स्टार्ट कर दूंगा। ये काम नहीं करना। देखो जनरली जब हम लोग ना हमारा जो टेलीग्राम पे फैमिली ग्रुप है वहां पर डिस्कशन करते हैं, मुझे एक चीज सबसे खराब लगती है, वो ये चीज होती है कि जितने भी एस्पिरेंट्स होते हैं उनका किसी सरकार के प्रति, किसी पॉलिसी के संदर्भ में एक स्पेसिफिक ओपिनियन होता है। देखो एक सिटीजन के तौर पर, एक नागरिक के तौर पर आप ओपिनियन बना सकते हो, आप सोच सकते हो कि भाई ये पॉलिसी खराब है, चाहे ये गवर्नमेंट खराब काम कर रही है, ये एक अपना पॉइंट है, क्योंकि आप एक नागरिक हो तो आपका ये ओपिनियन हो सकता है। लेकिन जब आप अधिकारी बनने की प्रिपरेशन कर रहे हो, आप ऑफिसर बनने की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो आपको एक बैलेंस्ड अप्रोच फॉलो करनी पड़ेगी। और मैं एक सभी एस्पिरेंट से, या फिर एस्पिरेंट टर्म हटाओ, सभी फ्यूचर ऑफिसर से मैं इस बात की उम्मीद करता हूं कि आप एक बैलेंस्ड अप्रोच अपने दिनचर्या में भी लेकर के आओ, ठीक है। अगर किसी गवर्नमेंट की पॉलिसी का विरोध करना है तो विरोध करो, प्लस पॉजिटिव पॉइंट के साथ। और यही सेम जो फंडा होता है ना, आपको अपने आंसर राइटिंग में यूज करना रहता है, ठीक है। ये पूरी बातें समझ में आया। तो क्रिटिकली एग्जामिन का बिल्कुल मतलब नहीं है कि आपको क्रिटिसिज्म करना है, आपको क्रिटिकल एग्जामिन का मतलब ये है कि आप उसके पक्ष और विपक्ष में दोनों पॉइंट पे डिस्कस करना है, एक बैलेंस अप्रोच लेकर के चलनी है, और कंक्लूजन में, निष्कर्ष में आपको यहां पर सिंपल सा ये बताना है कि भाई ये इसकी समस्याएं हैं और इन समस्याओं को दूर करने के लिए सरकार को इन बिंदुओं पर ध्यान देने की आवश्यकता है। ये होगा इस पूरे क्रिटिकल एग्जामिन टर्म का मतलब, ठीक है। ये मैं बार बार आप लोगों से बोल रहा हूं कि ये टर्म समझो, ठीक है। क्वेश्चन की डिमांड समझो, कई बार क्वेश्चन की डिमांड से हम लोग भटक जाते हैं। तो उसका एक सिंपल कॉन्सेप्ट ये है कि जितने भी ऐसे टर्म्स आपको मिल रहे हैं उन टर्म्स पर ना हो तो एक सिंपल सा A4 शीट बना लो और वहां पे उन टर्म्स के बारे में लिखो कि भाई इस टर्म में हमको क्या क्या चीजें एक्सप्लेन करनी है अपने आंसर में, ठीक है। पहली बात। दूसरी बात, जब भी आंसर राइटिंग कर रहे हो तो हर एक पैराग्राफ लिखने के बाद कम से कम स्टार्टिंग के 20 25 50 क्वेश्चन में ये काम करना। हर एक पैराग्राफ लिखने के पश्चात क्वेश्चन की फिर से रीडिंग करो, क्वेश्चन की डिमांड को समझो और ये सोचो कि कहीं आप क्वेश्चन की डिमांड से भटक तो नहीं रहे हो। अगर भटक रहे हो तो नेक्स्ट पैराग्राफ में तुरंत अपनी डिमांड पर वापस लौट करके हमको आना है। ये होगा आप लोगों का यहाँ पर एक फॉर्मेटिंग, ठीक है। तो बात क्लियर हो गया। अब इस क्वेश्चन के हम लोग स्टार्ट करते हैं। इस क्वेश्चन में हम लोग यहाँ पर क्या क्या चीजें लिखेंगे। देखो भाई, अगर मैं केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट की बात करूं तो ये केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट इंडिया का नेशनल लेवल पे जो हमारा राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना है इंटरलिंकिंग ऑफ द रिवर्स, ठीक है, नदियों को जोड़ने की जो हमारी एक नेशनल प्रोस्पेक्टिव प्लान है, उसका ये फर्स्ट प्रोजेक्ट है, ठीक है। इसलिए बेहद इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और एक वजह से इंपॉर्टेंट और है कि ये यूपी और मध्य प्रदेश दोनों से लिंक है, ठीक है। दो स्टेट यहाँ पर काम कर रहे हैं, 2 स्टेट 2 रिवर्स एंड 1 लिंक, ठीक है। ये एक कॉन्सेप्ट यहाँ पर आप लोगों का चल रहा है। तो केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट बेहद इंपॉर्टेंट है, प्रीलिम्स की पॉइंट ऑफ व्यू से भी, मेंस की पॉइंट ऑफ व्यू से भी, ठीक है। कई बार ये प्रश्न पूछता है, ठीक है, या फिर पूछ सकता है, ध्यान देना। इसका आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में बताओ, ठीक है। अभी हम लोग डिस्कस भी करेंगे। कमेंट सेक्शन में आप ये बताओ कि केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट में से कौन सी नदी का एक्सेसिव वाटर को किस नदी में शिफ्ट किया जा रहा है, ठीक है। एक प्रश्न ये बन सकता है। सेकंड प्रश्न यहाँ पर ये बन सकता है कि केन बेतवा नदी लिंक प्रोजेक्ट जो है, ये प्रोजेक्ट यूपी के किन किन डिस्ट्रिक्ट को प्रभावित कर रहा है, या फिर मध्य प्रदेश के कौन कौन डिस्ट्रिक्ट प्रभावित हो रहे हैं, या फिर केन पर कौन कौन से डैम बनाए गए, बेतवा पर कौन कौन से डैम बनाए गए। तो ये सारे पॉइंट कवर कर लेना। प्रीलिम्स में प्रिपरेशन करोगे, मेंस में आपको हेल्प मिलेगा, ठीक है। पॉइंट क्लियर हो गया। स्टार्ट किया जाए। तो केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट क्या है, ये हमारा देश का जो हमारी नदियों को जोड़ने का प्रोजेक्ट है, उस राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना के अंतर्गत, नेशनल पर्सपेक्टिव प्लान के अंतर्गत, ठीक है, पर्सपेक्टिव प्लान के अंतर्गत ये आपकी पहला प्रोजेक्ट यहाँ पर है, ठीक है। तो ये बात क्लियर हो गया, समझ में आ गई चीजें। अब देखो भाई, अब अगर मैं इस प्रश्न के इंट्रोडक्शन की बात करूं, ठीक है, तो हम इंट्रोडक्शन में क्या लिख सकते हैं। देखिए 2-3 चीजें हैं इंट्रोडक्शन में लिखने की। पहला तो जो मैंने अभी आपको पॉइंट बताया, ठीक है, कि ये क्या है, ये आपका फर्स्ट प्रोजेक्ट है, ठीक है, अंडर द नेशनल पर्सपेक्टिव प्लान ऑफ इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर्स, ठीक है, नदियों को जोड़ने का जो आपका राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना है, उसके अंतर्गत ये पहला प्रोजेक्ट है जो कि उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश राज्यों के मध्य अवस्थित है, ठीक है। ये आप एक पॉइंट यहाँ पर चाहो तो इंट्रोडक्शन में लिख सकते हो। पहला इंट्रोडक्शन तो आप लोग का यहाँ पर यही हो जाएगा। सेकेंड इंट्रोडक्शन यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं भाई, सोचो। सेकेंड इंट्रोडक्शन हम यहाँ पर ये दे सकते हैं कि ये जो प्रोजेक्ट है ये सरकार का एक फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है। फ्लैगशिप मतलब क्या होता है, देखो कुछ ऐसे प्रोजेक्ट होते हैं जिन पर सरकार विशेष तौर पर ध्यान दे रही होती है, ठीक है, क्योंकि सरकार को यहाँ से बहुत प्रॉफिट मिलने का चांस होता है इलेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। जैसे अभी कई सारे ऐसे जो आपके एक्सप्रेस वे वाले प्रोजेक्ट चल रहे होते हैं ना, वो सरकार के फ्लैगशिप प्रोजेक्ट माने जाते हैं।
सरकार यहाँ पर बहुत तेजी से ध्यान दे रही होती है, ठीक है। तो ये जो है ये आपका एक नेशनल गवर्नमेंट का, राष्ट्रीय सरकार का एक फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है, ये बात ध्यान देना, ठीक है। और सबसे बड़ी बात ये है कि ये बहुत ही क्रूशियल है किस संदर्भ में, तो वाटर सिक्योरिटी, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। वाटर सिक्योरिटी मतलब जल सुरक्षा प्लस इसके साथ ही साथ सोशियो मतलब सामाजिक, आर्थिक, ठीक है, डेवलपमेंट ऑफ बुंदेलखंड रीजन, ठीक है, बुंदेलखंड रीजन। तो अब देखो दो चीज हो गया, आपने एक में क्या लिखा, आपने लिखा कि ये जो प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट किस स्कीम के अंतर्गत आता है, किन किन राज्यों के मध्य शेयर किया गया है। दूसरा आप इंट्रोडक्शन चाहो तो यहाँ पर ये लिख सकते हो कि ये राष्ट्रीय सरकार का एक फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है जो कि बुंदेलखंड क्षेत्र में जल सुरक्षा और सामाजिक आर्थिक विकास के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है, वेरी क्रूशियल फॉर दिस पर्पसेस, ठीक है। ये बात आप लोगों को यहाँ पर ध्यान रखनी है। तो एक आप लोगों का इंट्रोडक्शन यहाँ पर ये हो जाएगा, ठीक है। और समझो भाई, और क्या इंट्रोडक्शन यहाँ पर लिखा जा सकता है। मैं बार बार कह रहा हूँ, देखो इंट्रोडक्शन में ऐसा कुछ नहीं कि बहुत आप लोगों को नया फैक्ट बता रहा हूँ, जो चीजें आप लोगों को पता है मैं उन्हीं चीजों पर डिस्कस करते हुए आपको इंट्रोडक्शन समझा रहा हूँ। कोशिश यही करना है ना कि हमको शब्दों के साथ खेलना। देखो आंसर राइटिंग में मास्टरिंग हासिल करना ना एक कला है, एक आर्ट है, और किसी भी आर्ट फॉर्म में अपने आप को उस्ताद बनाने के लिए लगातार आपको उस संदर्भ में कार्य करना पड़ता है, ठीक है। तो ये केवल शब्दों का गेम है, ठीक है, वर्ल्ड गेम है ये आप लोगों का। और इन शब्दों के गेम में किन शब्दों का प्रयोग कैसे करना है ये समझने के लिए आपको लगातार आंसर राइटिंग करनी, ठीक है। तो दो इंट्रोडक्शन आपने यहां पर देखा। अब समझो भाई, हम ये बता सकते हैं यहां पर कि जो केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट है ये क्या है, ये एक रिवर इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट है जिसका उद्देश्य क्या है, समझो जिसका उद्देश्य क्या है। कि मैंने उद्देश्य आप लोगों को प्रीलिम्स में अभी क्वेश्चन के तौर पर दिया था, आप लोग कमेंट करने के लिए बताइएगा आप लोग, ठीक है। इसका उद्देश्य है कि ये जो सरप्लस वाटर है कहां से, तो केन रिवर से, ठीक है, मध्य प्रदेश के केन रिवर से ये जो सरप्लस वाटर जो अधिशेष जल है उसको हम यूपी के बेतवा नदी में शिफ्ट करने का प्रयास करें, ताकि इसके माध्यम से हम बुंदेलखंड क्षेत्र में जो कि सूखा प्रभावित क्षेत्र है, ठीक है, ड्रॉट प्रोन एरिया कहा था, सूखा प्रवण क्षेत्र जो कहा जाता है, ठीक है, जो बुंदेलखंड क्षेत्र आपका सूखा प्रवण क्षेत्र है, वहां पर हम मध्य प्रदेश के केन नदी से जो अधिशेष जल है उसको उत्तर प्रदेश के बेतवा नदी में लेकर के आएंगे, जिसका प्रयोग करते हुए सूखा प्रवण क्षेत्रों में, ठीक है, इरिगेशन या फिर वाटर सप्लाई के तौर पर इसका हम यहाँ पर यूज करेंगे, ठीक है। तो एक आपने बेसिक इस प्रोजेक्ट का जो पूरा एम था, जो पूरा उद्देश्य था, आपने इंट्रोडक्शन में मेंशन कर दिया, ठीक है। क्या क्या आपने इंट्रोडक्शन में मेंशन कर दिया। एक काम करता हूं मैं आप लोगों को पहले मैप समझाता हूं, ठीक है, पहले मैप समझो। जब मैप बनाना सीख जाओगे इस संदर्भ में कैसे मैप बनाना है हम लोग को, तो ऐसे प्रश्न को आप लोग लिखना भी समझ जाओगे, ठीक है। मैं थोड़ा बेसिक प्रिंसिपल समझ आता है कि मैप मतलब ये जो पूरा प्रोजेक्ट है वर्क कैसे कर रहा है। देखो दरअसल क्या है कि एक आप लोगों की जो गंगा यमुना नदी की यमुना नदी है, ठीक है, वो ऐसे फ्लो कर रही है। ये मैं यहाँ पर लिख भी दे रहा हूँ यमुना रिवर, ठीक है। थोड़ा सा इसको इस साइड शिफ्ट कर दे रहा हूँ ताकि आप लोगों को चीजें दिखे, ठीक है। ओके, ये आप लोगों को क्या हो गया, यमुना रिवर हो गया। अब देखिए दो इसकी सहायक नदियां हैं, ठीक है? एक नदी आप लोगों की है, ये है इसको हम लोग कहते हैं केन नदी, केन रिवर, ठीक है। दूसरी आप लोगों की एक सहायक रिवर है, ठीक है, जिसको हम लोग कहते हैं बेतवा रिवर। क्या कहते हैं, बेतवा रिवर, बेतवा रिवर। अब बात समझिएगा, आपका जो यूपी का बॉर्डर पड़ता है लगभग लगभग यूपी का बॉर्डर कुछ ऐसे आप लोग का यहाँ पर पड़ता है, ठीक है, यूपी का बॉर्डर लगभग आप लोग का ऐसे यहाँ पर पड़ता है। अब इसमें समस्या क्या आ रही है, मैं आपको समस्या आप लोगों को समझाता हूँ, ठीक है, कुछ समस्या मैं आप लोगों को समझाता हूँ, ध्यान दीजिएगा कि यूपी की जो ये क्षेत्र है आप लोगों का, ठीक है, यूपी का जो आप लोगों का पूरा ये वाला क्षेत्र है, ये क्या है, ठीक है, बहुत ज्यादा सूखा प्रभावित क्षेत्र, ठीक है, बहुत ज्यादा क्या है, सूखा प्रभावित क्षेत्र। कौन कौन से यहाँ पर जिले आते हैं आप लोगों के, देखिएगा एक बार, आप लोग का यहाँ पर आता है झांसी, झांसी, आप लोग का यहाँ पर आता है बांदा, आप लोग का यहाँ पर आता है महोबा, ठीक है, और यहीं पर आप लोग का आता है ललितपुर, जो ऐसे यूपी का छोटा सा किनारे से नहीं निकला रहता है, ठीक है, जिसको हम लोग एक पैर बनाते हैं, पैर की तरह से बनाते हैं, ठीक है, ललितपुर। अच्छा देखो, हाँ ये बात मतलब बताना ही भूल गया, मैप बनाने के दो तरीके हैं, एक आप चाहो तो पूरा यूपी का मैप बनाओ, या फिर चाहो तो जो केवल प्रोजेक्ट पूछा गया आप केवल उस प्रोजेक्ट का मैप बनाओ। जैसे यहाँ पर मैं पूरे यूपी का मैप नहीं बना रहा हूँ, बहुत सारे लोगों ने अपने आंसर राइटिंग में पूरे यूपी का मैप बनाया होगा, जिसका कोई पर्पज नहीं, कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है, क्योंकि आपको दिखाना केवल यही बुंदेलखंड क्षेत्र ही है। मैं केवल बुंदेलखंड क्षेत्र के जो पोर्शन है वो कवर करना, केवल मैं वही दिखाऊंगा यहाँ पर, ठीक है। तो झांसी, बांदा, महोबा आपने दिखा दिया, ललितपुर आपने दिखा दिया, ये चार जिले जो यूपी के हैं ये इस पूरे प्रोजेक्ट से प्रभावित हो रहे हैं, ठीक है। तो यूपी के एटलीस्ट ये चार जिलों का नाम आपको ध्यान रखना, ठीक है, झांसी, महोबा, बांदा और ललितपुर, ठीक है। अब समझो यहाँ पर हम लोग कर क्या रहे हैं कि यहाँ पर केन नदी पर हम एक डैम बना रहे हैं, ठीक है, उसका नाम है दौधन डैम, ठीक है, उसका नाम है दौधन
डैम या फिर दौधन बांध, ठीक है। ये जो दौधन डैम है ये आपका रीजन में पड़ता है पन्ना टाइगर रिजर्व में, ठीक है, पन्ना टाइगर रिजर्व के क्षेत्र में, ठीक है, ये आपका पड़ता है मध्य प्रदेश में, ठीक है। अब यहाँ से जो एक्सेसिव वाटर है, ठीक है, यहाँ से जो एक्सेसिव वाटर है वो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, मैं थोड़ा सा कलर चेंज कर लेता हूँ, यहाँ पर क्लियरली मेंशन हो, ठीक है। ये जो हम यहाँ से क्या करें, एक्सेसिव वाटर को हम एक यहाँ पर लिंक कैनाल के माध्यम से, ठीक है, लिंक नहर के माध्यम से हम जो अधिशेष जल था उसको बेतवा नदी में शिफ्ट कर रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पर हमने एक डैम बना करके रखा हुआ है, उस डैम का नाम है बाढ़ सागर डैम, ठीक है, आपने प्रीलिम्स में पढ़ा भी होगा ये बात, ठीक है, बाढ़ सागर डैम, ठीक है। तो इस केन नदी से अधिशेष जल को हम लेते आए कहाँ पर, बेतवा नदी पर, ये बात क्लियर हो गया। अब इसी डैम के माध्यम से यहाँ पर अधिशेष जल आपका इस नदी में आया हुआ है, हम झांसी, महोबा, बांदा और ललितपुर जिलों को यहाँ पर क्या कर रहे हैं, वाटर की सप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो ये पूरा मैप समझ में आ गया आप लोगों को, ये पूरा मैप आप लोगों के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। और इसी में आप देखो तो ये जो पूरा रीजन बसता है आप लोगों का, ये आप लोगों का मध्य प्रदेश का यहाँ पर क्षेत्र बसता है, ठीक है, ये आप लोगों का बसता है, मध्य प्रदेश का क्षेत्र बसता है। तो मैप बनाने का तरीका ये है कि आप जितना पोर्शन रिक्वायर्ड है केवल उतने पोर्शन की मैपिंग करो, अनावश्यक मैपिंग करना यहाँ पर आप लोगों के लिए बिल्कुल भी आवश्यक नहीं है। अच्छा, और दूसरी बात, मैप बनाने के बाद आप लोगों को नीचे एक फिगर लिख करके वो फिगर किस चीज के संदर्भ में वो मेंशन यहाँ पर करना चाहिए। जैसे कि ये फिगर क्या बता रहा है भाई, ये 2 स्टेट मतलब 2 राज्य, ठीक है, 2 रिवर, ठीक है, 2 नदियां और 1 लिंक, ठीक है, 1 लिंक, एक कैनाल लिंक के माध्यम से हम इनको जोड़ने का प्रयास करें। तो हमने क्या किया, ये प्रॉपर यहाँ पर हेडिंग डाल दिया, ठीक है। अब देखो ये मेरा मैप बन गया है, इस मैप को बनाना किस साइड हमेशा, तो अपने आंसर बुकलेट के, ठीक है, हमेशा राइट साइड में ऐसे मैप बनाइए, ठीक है। एरिया लगभग इतना आप कवर करिए यहाँ पर, और जो बाकी आपके पेज में जगह बच रही है उस जगह में क्या करना है हम लोग को यहाँ पर अपनी आंसर राइटिंग कंटिन्यू करनी है, ठीक है। जैसे देखो मैंने आपको यूपी के जिले बता दिए कि ललितपुर, झांसी, महोबा, बांदा याद कर लो। इसी प्रकार से मध्य प्रदेश के भी कुछ जिले हैं, जैसे कि आपने यहाँ पर एक देखा जिला पन्ना टाइगर रिजर्व का, ठीक है, पन्ना टाइगर रिजर्व यहाँ पर शामिल होता है, तो पन्ना हो गया, टीकमगढ़ हो गया, ठीक है, छतरपुर हो गया, शिवपुरी हो गया आप लोगों का, रायसेन हो गया, विदिशा हो गया, ठीक है। ये सारे जिले जो हैं आप लोगों के मध्य प्रदेश के, वो भी इन दो नदियों के इंटरलिंकिंग से प्रभावित यहाँ पर हो रहे हैं, ठीक है। लेकिन चूंकि भाई हम यूपी स्पेसिफिक आंसर लिख रहे हैं तो मैंने यूपी स्पेसिफिक एरियाज को यहाँ पर क्या किया है, कवर कर दिया है। तो इंट्रोडक्शन आप समझिए क्या लिखना है, इंट्रोडक्शन में आप चाहो तो ये 3 पॉइंट चाहो तो यहाँ पर आप लोग मेंशन कर सकते हो, ठीक है। फिर से समझिएगा, इंट्रोडक्शन में फिर से क्लियर बता रहा हूँ, इन तीनों में से कोई भी पॉइंट लिखो, नंबर आपको सब में अच्छा, ठीक है, क्योंकि सारे ही इंट्रोडक्शन बेहद शानदार, बेहद प्यारे हैं। अच्छा एक बात और है, क्रिटिकली एग्जामिन जो ये पूरा टॉपिक होता है ना, जो क्रिटिकली एग्जामिन जहाँ पर आपको आलोचनात्मक परीक्षण करने को कहा जाता है, ये एक सब्जेक्टिव नेचर का क्वेश्चन होता है। दरअसल ये पूरा क्वेश्चन ही सब्जेक्टिव है। सब्जेक्टिव नेचर का मतलब मेरा यहाँ पर ये है कि हर व्यक्ति के अनुसार इसका आंसर डिपेंड करता है। जैसे कुछ लोग हो सकता है ये मानते हो कि भाई केन बेतवा नदी लिंक परियोजना खराब परियोजना, ठीक है, तो वो उसके अगेंस्ट में ज्यादा स्टेटमेंट देकर के आएंगे। कुछ लोग मानते हो नहीं भाई ये बड़ी अच्छी परियोजना है, वाटर सिक्योरिटी पर ध्यान दे रहा है, वाटर सप्लाई पर ध्यान दे रहा है, इरिगेशन पर ध्यान दे रहा है, ठीक है, ड्रॉट प्रोन जो आपका पूरा इलाका था, सूखा प्रभावित क्षेत्र था, उनमें भाई ये व्यवस्था सही कर रहा है, ठीक है, तो कुछ लोग उसके पक्ष में होंगे। तो ये डिपेंड करता है, हो सकता हो कि आपका जो इंट्रोडक्शन हो वो किसी दूसरे दोस्त के इंट्रोडक्शन से बिल्कुल अलग हो, तो बिल्कुल परेशान नहीं होना, एकदम आप अपने इंट्रोडक्शन पर टिके रहो। हाँ, सजेशन के तौर पे दूसरे इंट्रोडक्शन देख सकते हो, क्योंकि उससे भी आपको कुछ कुछ कंटेंट मिल जाता है, ठीक है। तो 3 इंट्रोडक्शन यहाँ पर हमने देखा, हमने एक मैप बनाना सीखा, मैप आप सब बनाना, और मैप ऐसे ही बनाना, पूरा यूपी का मैप बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये मैप आपको थोड़ा सा अलग करता है। देखो आप जब GS 5 और 6 के आंसर राइटिंग कर रहे हो ना, और आप हर क्वेश्चन में यूपी का मैप बना करके आ रहे हो, मजा नहीं आएगा, ठीक है, एग्जामिनर बोर हो जाएगा देख करके, यार किसको यूपी का मैप बनाना, इसने तो सीख लिया है, हर जगह यूपी का मैप चिपका करके आ रहा है, ठीक है। ऐसा काम मत करो, कोशिश ये करो कि कुछ कुछ में थोड़े इनोवेटिव मैप्स बनाओ, ठीक है। अच्छा ऐसा भी नहीं कि इनोवेटिव मैप बनाने के चक्कर में पराला के आंसर छोड़ करके आ गया, ठीक है, ये गलती मत करना, लेकिन ऐसे आप लोग चीजों को सीखो, ठीक है। अब देखो भाई इंट्रोडक्शन हो गया, अब हम लोग आते हैं अपने मेन बॉडी पर, ठीक है, कि हम लोग यहाँ पर मेन बॉडी में क्या क्या चीजें लिखनी है। तो मैंने आप लोगों से 2 बातें कहा भाई, ठीक है, मेन बॉडी में हम लोग को लिखना है इसके पक्ष में कुछ पॉइंट, ठीक है। पक्ष में क्या क्या पॉइंट है भाई, देखो सबसे पहला पॉइंट आप लोगों का ये है कि ये क्या कर रहा है, ये वाटर सिक्योरिटी को सुनिश्चित कर रहा है, वाटर कंजर्वेशन को सुनिश्चित कर, जल संरक्षण पर क्या कर रहा है, ध्यान देना। कैसे, तो बहुत सारे मल्टीपर्पज डैम का निर्माण कर रहा है, जैसे कि अभी आपने देखा यहाँ पर एक डैम का नाम आपने देखा, यहाँ पर क्या नाम था, दौधन डैम, ठीक है, आपने देखा यहाँ पर दौधन डैम, यहाँ पर मैं फिर से लिख दे रहा हूँ दौधन डैम। आपने यहाँ पर देखा माता टीला डैम यहाँ पर पड़ता है आप लोगों का, यहीं पर आप लोगों का बाढ़ सागर डैम आपने देखा, ठीक है। तो इन मल्टीपर्पज डैम के माध्यम से हम क्या कर रहे हैं, हम जल संरक्षण पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। तो सबसे पहला इसका पॉजिटिव पॉइंट तो ये हो गया कि जल संरक्षण पर क्या कर रहा है,
ध्यान केंद्रित कर रहा है। ठीक है, पॉइंट क्लियर है ना? अब आगे बढ़ा जाए। देखो भाई, अब जो यहाँ पर एक सेकंड पॉइंट कह रहा है जो कि आप लोगों के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है, कि ये जो प्रोजेक्ट है, ठीक है, केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट, ये क्या कर रहा है, ये हाइड्रो पावर को उत्पन्न कर रहा है। ठीक है, हाइड्रो पावर जल विद्युत ऊर्जा पर ध्यान केंद्रित कर रहा है, और हाइड्रो पावर के प्रोडक्शन का यहाँ पर आप देखोगे तो 103 मेगावाट का प्रोडक्शन, ठीक है, यहाँ से आप लोगों का हो रहा है इलेक्ट्रिसिटी में। ठीक है, जो कि अपने में एक बहुत शानदार बात है। ठीक है, तो रिन्यूएबल एनर्जी है। ठीक है, हाइड्रो पावर प्लांट की स्थापना किया गया, 103 मेगावाट का ऊर्जा का उत्पादन हो रहा है। तो एक पक्ष का पॉइंट आप यहाँ पर ये लिख सकते हो। ठीक है, क्योंकि दो दो डैम आपने यहाँ पर देखे अभी। अब इसके बाद क्या कर रहा है भाई, ये करीब 62 लाख लोगों को, ठीक है, ये आंकड़ा नोट कर लेना। ठीक है, लगभग 62 लाख लोगों को क्या कर रहा है, ये ड्रिंकिंग वाटर की सप्लाई कर रहा है। ठीक है, किस चीज की सप्लाई कर रहा है, ड्रिंकिंग वाटर, पीने योग्य जो जल है। भाई बुंदेलखंड क्षेत्र में पूरा सूखा पड़ा हुआ है, तो वहां पर पानी पीने के लिए तो चाहिए चाहिए। तो 62 लाख लोगों के लिए ये वाटर सप्लाई को, ठीक है, ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई को सुनिश्चित कर रहा है। ठीक है, इसके बाद क्या कर रहा है भाई, बुंदेलखंड क्षेत्र में कहाँ कहाँ पर, तो वही महोबा, ललितपुर, झांसी, इन क्षेत्रों में क्या कर रहा है, ये इरिगेशन पर ध्यान दे रहा है। ठीक है, इरिगेशन मतलब सिंचाई पर यहाँ पर क्या कर रहा है, ध्यान केंद्रित कर रहा है। और सिंचाई पर ध्यान केंद्रित का आप यहाँ पर आंकड़ा यूज कर सकते हो चाहो तो, कि यूपी एंड एमपी के मिलाकर के लगभग 6.5 लाख हेक्टेयर, ठीक है, इतने क्षेत्र को ये सिंचित, इरिगेटेड करने का काम करेगा। ठीक है, काम करेगा यहाँ पर। तो दो आंकड़ा भी आपने देखा, एक आंकड़ा आपने क्या देखा कि 62 लाख लोगों को ड्रिंकिंग वाटर उपलब्ध करा रहा है, हाइड्रो पावर में 103 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी का प्रोड्यूस कर रहा है, और इसको आपने यहाँ पर देखा कि इरिगेशन में करीब 6.5 लाख हेक्टेयर क्षेत्र को सिंचित कर रहा है। ठीक है, तो ये 4 पॉइंट तो आपने यहीं पर देख लिया। ठीक है, ये चारों पॉइंट ध्यान रखो, इनका यूटिलाइजेशन करो। ठीक है, आपको यही चीजें लिखनी है बस। और चाहो तो थोड़ा सा यूनिकनेस लाने के चक्कर में आप एक पॉइंट यहाँ पर और मेंशन कर सकते हो, क्या भाई, ये जो पूरा प्रोजेक्ट है ये जैव विविधता संरक्षण पर भी ध्यान केंद्रित कर रहा है। देखो एक बात समझना, जितने पॉइंट्स मैंने बताया है ना, यही सारे पॉइंट में से कुछ कुछ पॉइंट्स आपको निगेटिव डायमेंशन में भी लिखने हैं। ठीक है, जैसे जैव विविधता संरक्षण यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, तो क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि कछुआ, घड़ियाल, इनके लिए हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, हम प्रॉपर इनके संरक्षण पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। तो एक पॉइंट आप चाहो तो यहाँ पर इस प्रकार से मेंशन कर सकते हो। तो आपने इसके पक्ष में यहाँ पर क्या किया, 5 बिंदुओं को लिखा है, 5 बिंदुओं को लिखा है। अब इसी में अगर कोई बहुत स्मार्ट एस्पिरेंट हो ना, तो कुछ कुछ पॉइंट्स को बढ़ा सकता है। अगर उसके पास सब ज्यादा बच रहे हैं, खाली बच रहे हैं, तो आप यहाँ पे कुछ पॉइंट बढ़ा सकते हो। जैसे कि देखो, हमने क्या बताया भाई कि इरिगेशन में ये करीब 6.3 लाख हेक्टेयर क्षेत्र को सिंचित कर रहा है। तो मैं यहाँ पर ये बताऊंगा, इट विल कर्व द रेट ऑफ द फार्मर सुसाइड, जो किसान आत्महत्या की दर है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, जो फार्मर सुसाइड का रेट है उसको क्या कर रहा है, कम कर रहा है। कैसे कम कर रहा है भाई, इरिगेशन दे दिया, किसानों की प्रोडक्टिविटी ज्यादा हो गई, किसानों की आय ज्यादा हो गया, तो किसान की आत्महत्या करने की जो दर है वो अपने आप यहाँ पर क्या होगी, कम हो जाएगी। प्लस ये इस क्षेत्र में आजीविका को उत्पन्न कर रहा है। ठीक है, लाइवलीहुड को क्रिएट कर रहा है। ठीक है, रोजगार क्रिएट कर रहा है। ठीक है, ये अपने में क्या होगा, एक बहुत ही शानदार बात हो गया। प्लस इसके साथ साथ ये ग्राउंड वाटर, ठीक है, जो आपका भूमिगत जल है, उस भूमिगत जल पर जो डिपेंडेंसी है, जो निर्भरता है, उस निर्भरता को भी ये क्या कर रहा है, कम करने का प्रयास कर रहा है। ठीक है, तो आप देखो, मैं वही कह रहा हूँ ना कि आप चाहो, अगर आपके पास शब्द ज्यादा बच रहे हो, ठीक है, आप चाहो तो इन पॉइंट्स को थोड़ा सा एलिब्रेट कर सकते हो, लेकिन केवल थोड़ा सा। जैसे मैंने यहाँ पर क्या किया कि इरिगेशन इतने क्षेत्रों में कर रहा, फिर मैं लिखूंगा फार्मर साइड कम हो रहा है, क्योंकि आजीविका यहाँ पर क्या हो रही है, बढ़ रही है, और ग्राउंड वाटर पर निर्भरता क्या हो रही है, कम हो रही है। ठीक है, आप ऐसे एरोज का प्रयोग अपने आंसर में कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, चाहो, अगर बहुत आपको मन लग रहा है कि यार पता नहीं करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, तो एक काम कर सकते हो, चाहो तो जस्ट बगल में ऐसे डिफाइन कर सकते हो कि बढ़ रहा है और घट रहा है, इसका मतलब ये हो। ठीक है, आप चाहो तो बस डिफाइन कर सकते हो, लेकिन वो भी जरूरत नहीं है, इसका मतलब बेसिक तौर पर निकल करके अपने आप आ जाता है। ठीक है, तो आपने पॉजिटिव डायमेंशन यहाँ पर कवर कर लिया कि भाई ये इसके पॉजिटिव पॉइंट यहाँ पर होने वाले हैं। ठीक है, अब समझो भाई, अब इसका सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन स्टार्ट होता है, जो कि आप लोगों का है कि समस्याएं यहाँ पर क्या क्या। अच्छा, उससे पहले एक बात और समझो। ठीक है, मैं फिर से कह रहा हूँ, हमारा जो डेली आंसर राइटिंग प्रोग्राम है प्रयास बैच, वो ऑलरेडी स्टार्ट हुआ है आज से ही। ठीक है, सबसे बेहतरीन क्लास यहाँ पर चली, सबसे बेहतरीन क्लास नहीं है जो आपका पूरा प्रोग्राम इसमें है क्या, देखो बता देता हूँ। आप लोगों को बाइलिंगुअल मॉडल आंसर मिल रहा है, बाइलिंगुअल कॉपी वैल्यूएशन हो रहा है। ठीक है, प्रॉपर एक डेडिकेटेड टीम हमने बनाई हुई जो कि आपका यहाँ पे कॉपी वैल्यूएशन करती है। मॉडल आंसर अपने में बहुत शानदार मिल रहा है, सैंपल मॉडल आंसर, सैंपल इवैल्यूएटेड कॉपी दोनों टेलीग्राम पर अपलोड की गई है, आप लोग उसको फॉलो करो। ठीक है, और सबसे बड़ी बात क्या है ना, देखो ये ऐसे प्रोग्राम का उद्देश्य केवल सिंपल सा होता है, आपके अंतर्गत डिसिप्लिन मेंटेन करना, और डिसिप्लिन सबसे इंपॉर्टेंट है।
अनुशासन अगर किसी व्यक्ति के अंतर्गत आ गया तो उसको जीवन में किसी अन्य चीज की आवश्यकता नहीं है, वो सब कुछ कर सकता है। और ये जो बैच है ये आपको अनुशासन ले आने के लिए बहुत प्रयास रहते हैं, ठीक है। आप जितने भी एस्पिरेंट ने पहले बैच ज्वाइन किया था प्रयास का, ठीक है, एक बार कमेंट पे अपना रिव्यू देना है यहाँ पर, ठीक है, ताकि बाकी लोग भी एक बार देख पाए कि प्रयास से आपको डिसिप्लिन कैसे मेंटेन हुआ। मैं लगातार आप लोगों से जुड़ा हुआ हूँ, रेगुलर मीटिंग कर रहा हूँ, रेगुलर ग्रुप में मैसेज आप लोगों को कर रहा हूँ, रेगुलर आप लोगों को व्हाट्सएप पे मैसेज किया जा रहा है कि भाई आंसर राइटिंग लिख लो, कर लो, जो नहीं कर रहे उनसे हम लोग बार बार बोल रहे हैं कि आप लोग लिखो। ये हमारा यहाँ पर डिसिप्लिन मेंटेन करने का एक अप्रोच है, ठीक है। तो आप सब ज्वाइन करो, बेहतरीन बैच है, बेहतरीन आंसर राइटिंग हो रही है, इस बात की गारंटी मैं दे सकता हूँ। इस बार हमने क्या किया है, एथिक्स के पेपर को प्लस पेपर 5 एंड पेपर 6 यहाँ पर इंक्लूड किया है, तो आप इनकी प्रॉपर आंसर राइटिंग हमारे साथ कर सकते हो, ठीक है। चलो भाई देखो, हमने मेन बॉडी में इसके पॉजिटिव डायमेंशन कवर कर लिया। अब हम इसे अगेंस्ट में कुछ पॉइंट यहाँ पर, ठीक है, इस प्रोजेक्ट के अगेंस्ट में क्या क्या समस्या। सबसे पहली समस्या यहाँ पर लिखो, ठीक है, सबसे पहली समस्या यहाँ पर ये लिखो, ठीक है। आप चाहो तो इसको उसी अप्रोच से डिस्कस कर सकते हो, पेस्टल अप्रोच। मैंने आपको एक पेस्टल अप्रोच डिस्कस किया था, ठीक है, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, इन्वायरमेंट और लीगल कारण। सेम अप्रोच आप यहाँ पर फॉलो कर सकते हो। पॉलिटिकल कारण क्या है भाई, ठीक है, पॉलिटिकल सबसे बड़ी समस्या यहाँ पर ये है कि दो राज्यों के मध्य का एक डिसीजन है, ठीक है, दो राज्य यहाँ पर इन्वॉल्व हो रहे हैं, ठीक है। हर राज्य चाहता है कि उसके यहाँ पर क्या हो, विकास ज्यादा हो, उसके यहाँ पर क्या हो, फायदा ज्यादा हो। तो इस संदर्भ में दो राज्यों के मध्य सहमति बना पाना लगातार एक अपने में बहुत बड़ा प्रश्न है, ठीक है। तो आप लिख सकते हो कि राजनीतिक मनमुटाव दो राज्यों के मध्य में, चूंकि एक राजनीतिक फैसला है, इस वजह से राजनीतिक विल पावर की कमी के कारण से कई बार ऐसे प्रोजेक्ट क्या होते हैं, टल जाते हैं, ठीक है। एक सबसे बड़ी समस्या यहाँ पर ये लिखो। और क्या चिंता है भाई संदर्भ में, आप एक समस्या लिखो, इकोनॉमिकल चैलेंजेस, ठीक है। इकोनॉमिकल चैलेंजेस सबसे बड़ी चैलेंज यहाँ पर ये है, इस पूरे प्रोजेक्ट में जो कॉस्ट है बहुत ज्यादा कॉस्ट है, ठीक है, बहुत ह्यूज इकोनॉमिकल कॉस्ट यहाँ पर लग रहा है, करीब करीब 44,000 करोड़ का ये पूरा प्रोजेक्ट है, ठीक है। और इससे भी बड़ी समस्या यहाँ पर ये है कि इस प्रोजेक्ट को मेंटेन कर पाना, ठीक है। देखो क्या चीज होती है ना, किसी चीज को स्टार्ट करना और उसको मेंटेन करना, तो ऑपरेशनल कॉस्ट ज्यादा पड़ जाता है, स्टार्टिंग कॉस्ट तो भले कम हो, ठीक है, जैसे 44,000 करोड़ यहाँ पर लगा, लेकिन उसका मेंटेनेंस कॉस्ट जो होगा ना वो यहाँ पर क्या होता है, ज्यादा होता है, ठीक है। तो ये मेंटेनेंस कॉस्ट को भी मेंटेन कर पाना अपने में एक बहुत बड़ा चैलेंज है, अपने में एक बहुत बड़ी समस्या है, ठीक है। एक बात आप यहाँ पर ये देखो, इसके अलावा कुछ बातें और समझो भाई, ठीक है। सोशल कारण यहाँ पर क्या है, सोशल कारण यहाँ पर ये कि भाई चूंकि जब हम डैम का निर्माण करेंगे, जब हम लिंक कैनाल के माध्यम से दोनों नदियों को जोड़ेंगे, तो बहुत सारे लोगों को विस्थापन करना पड़ेगा, ठीक है, बहुत सारे लोगों को क्या करना पड़ेगा, विस्थापन करना पड़ेगा, उनको फिर से रिहेबिलिटेशन करना पड़ेगा कहीं और पर। अब ये डिस्प्लेसमेंट, रिहेबिलिटेशन, ये अपने में एक बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि देखो क्या होता है ना कि किसी जगह से, किसी जमीन से लोगों का केवल आर्थिक लगाव नहीं होता है, उनका उनका जो है ना इमोशनल अटैचमेंट होता है, ठीक है। तो ये जो सोशल कॉस्ट है ये अपने में एक बहुत बड़ी है, ठीक है, ये सोशल कॉस्ट क्या है, अपने में एक बहुत बड़ी कॉस्ट है, ठीक है। इसके बाद और समझो भाई, तो आपने क्या देखा, आपने पॉलिटिकल देख लिया, इकोनॉमिकल देख लिया, सोशल देख लिया। अब टेक्नोलॉजिकल अगर आपको कोई कारण ना समझ में आ रहा तो छोड़ दो भाई। इन्वायरमेंटल कारण देखो, पर्यावरणीय कारण यहाँ पर क्या है, सबसे बड़ी समस्या यहाँ पर ये है कि ये क्या कर रहा है आप लोगों का, ठीक है, इस पूरे क्षेत्र में जो वाइल्ड लाइफ है, ठीक है, जो वाइल्ड लाइफ है उसको बहुत बुरी तरीके से प्रभावित कर रहा है, ठीक है। तो वन्य जीवों का संरक्षण प्रभावित हो रहा है, ठीक है। दिक्कत यहाँ पर क्या हो रही है कि यहीं पर आपका पड़ता है पन्ना टाइगर रिजर्व, ठीक, क्या पड़ता है, पन्ना टाइगर रिजर्व। तो पन्ना टाइगर रिजर्व से बहुत सारे टाइगर्स क्या हो रहे हैं, विस्थापित हो जा रहे हैं, ठीक है। इन विस्थापन के कारण से वन्य जीवों का जो संरक्षण है उस पर प्रश्न चिन्ह लग रहा है, और यही कारण से कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल जो है, जो एनजीटी है, राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण, वो इसमें बहुत सारा इंटरफेयर लगातार कर रही है, ठीक है। तो एक बहुत बड़ा चैलेंज यहाँ पर ये भी आप लोगों का। इसके अलावा क्या है भाई, और चैलेंज समझो, ठीक है। लीगल चैलेंजेस यहाँ पर क्या क्या है, तो लीगल चैलेंज में आप बहुत सिंपल सी बात यहाँ पर ले सकते हो कि इस प्रोजेक्ट को फाइनल करने में, ठीक है, बहुत बड़ी मात्रा में अप्रूवल की आवश्यकता है हर जगह से, ठीक है। तो एक बहुत बड़ा लीगल चैलेंज यहाँ पर ये है, ठीक है, विधिक चुनौती यहाँ पर ये है कि हर जगह से अप्रूवल एक समय सीमा के अंतर्गत सुनिश्चित कर पाना बहुत मुश्किल, ठीक है। अब और यही नहीं, देखो भाई हम एक बात और यहाँ पर कर रहे हैं, हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं कि केन के अधिशेष जल को बेतवा में शिफ्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इस पूरे पन्ना टाइगर रिजर्व के क्षेत्र में जो हमको जल की मात्रा की आवश्यकता होगी वो कहाँ से आएगी, ठीक है। यहाँ पर भी तो जल कम हो रहा है, और जब यहाँ पर वाटर सिक्योरिटी खतरे में पड़ेगी तो ये पूरा प्रोजेक्ट खतरे में अपने आप पड़ जाएगा, ठीक है। तो एक ये भी चैलेंज यहाँ पर उत्पन्न हो रहा है, ठीक है। अब आप यहाँ पर देखो भाई और क्या समस्या यहाँ पर आ रही है, ठीक है, मतलब ये कुछ समस्याएं आपने यहाँ पर देखा, ठीक है। तो पेस्टल अप्रोच से आप चाहो तो आप ये लिख सकते हो, देखो पेस्टल अप्रोच या फिर कुछ लोग उसको स्टेपल अप्रोच भी कहते हैं, ठीक है, सबका अपना अपना तरीका है बोलने का।
पेस्टल अप्रोच इकोनॉमिक्स का एक बहुत शानदार टर्म है, ठीक है, इकोनॉमिक्स की बहुत शानदार कॉन्सेप्ट है, उस कॉन्सेप्ट को फॉलो करो। पेस्टल से हमारे पास एटलीस्ट ये दिमाग में रहता है कि हमको ये डायमेंशन यहाँ पर कवर करने हैं, उसमें से अगर कोई एक डायमेंशन आपके पास नहीं है लिखने को तो उसको छोड़ दो, बाकी डायमेंशन लिख करके आगे बढ़ जाओ, ठीक है। तो ये आपके अगेंस्ट के कुछ पॉइंट यहाँ पर हो गए। अब देखो भाई, अब इस प्रश्न में निष्कर्ष क्या देंगे, कंक्लूजन यहाँ पर क्या देंगे, तो कंक्लूजन मेरा बहुत सिंपल सा होता है, हम लोग जो अगेंस्ट में हमने पॉइंट डिस्कस किया उसका सॉल्यूशन हमको यहाँ पर क्या करना है, बता देना, ठीक है। तो जैसे अगर मैं आपको सॉल्यूशन यहाँ पर बताऊं तो मेरा एक सिंपल सॉल्यूशन यहाँ पर ये कि ये जो पूरा प्रोजेक्ट है, ठीक है, ये आपका एंथ्रो मतलब समझ लो ये आपका एंथ्रोपोसेंट्रिक ना होकर के, मानव केंद्रित ना होकर के इकोसेंट्रिक होना चाहिए, ठीक है। तो हम इस पूरे प्रोजेक्ट को पर्यावरण केंद्रित करें, ये हमारा एक बहुत बड़ा लक्ष्य और एक बहुत बड़ा सजेशन होगा, ठीक है। तो सबसे पहला सजेशन यहाँ पर ये दो, चूंकि डेवलपमेंट हमारे देश में बहुत जरूरी है, ठीक है, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट बहुत जरूरी, बट ये जो प्रोजेक्ट होते हैं ना, ये हमारे इकोलॉजी को प्रभावित नहीं करने चाहिए, इकोलॉजी को नष्ट नहीं करने चाहिए, ठीक है। और चूंकि इकोलॉजी नष्ट नहीं होनी चाहिए, इस वजह से जो हमारा पूरा अप्रोच होना चाहिए वो पर्यावरण केंद्रित होना चाहिए, न कि मानव केंद्रित, ठीक है। तो इकोसेंट्रिक अप्रोच हम लोग को यहाँ पर फॉलो करनी चाहिए, ये एक सजेशन आप चाहो तो यहाँ पर ऐड कर सकते हो, ठीक है। ये एक बहुत बेसिक सजेशन मेरा आप लोगों के लिए था, इसको आप लोग अपने आंसर में लिख करके आ सकते हो। और समझो भाई, और कुछ आपके पास दिमाग में बच रहा है, जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, देखो एक समस्या में आपके पास एक फैक्ट यहाँ पर और भी है कि विस्थापन के अंतर्गत आप चाहते हो यहाँ पर ये पॉइंट लिख सकते हो, इन्वायरमेंटल वाले पॉइंट में जहाँ पर आपने लिखा था कि वाइल्ड लाइफ संरक्षण खतरे में जा रहा है, तो आप बता सकते हो कि इस पूरे प्रोजेक्ट के अंतर्गत करीब 9,000 हेक्टेयर जो एरिया है वो क्या होगा, वो सबमर्ज्ड हो जाएगा वाटर से, ठीक है, वाटर से प्रभावित हो जाएगा, जल भर जाएगा वहां पर, ठीक है। और उसमें से जो 6,000 हेक्टेयर क्षेत्र है, जो 6,000 हेक्टेयर क्षेत्र है वो आपका पन्ना टाइगर रिजर्व में आता है। तो वन्य जीव यहाँ पर वास्तव में बहुत खतरे में, इसका एक फैक्ट आप यहाँ पर ऐड कर सकते हो, ठीक है। निष्कर्ष आपने देख ही लिया कि भाई पर्यावरण केंद्रित हम लोग को अप्रोच फॉलो करनी चाहिए, एक बहुत सिंपल सी बात यहाँ पर आपने बताया। आप चाहो तो यहाँ पर ये बता सकते हो भाई कि सरकार को क्या करना चाहिए, जितने भी यहाँ पर समस्याएं, उन समस्याओं के लिए प्रॉपर एक समिति गठित करनी चाहिए, और वो समिति दोनों राज्यों के साथ बैठ करके, कई एनजीओ के साथ बैठ कर, कई पर्यावरण जो केंद्रित एनजीओ होते हैं, ठीक है, उन सभी स्टेक होल्डर को साथ में लेकर के इस पूरे मुद्दे पर प्रॉपर डिस्कशन करने के बाद ही हमको ऐसी पॉलिसी को ग्राउंड स्तर पर लागू करना चाहिए, ठीक है। एक सजेशन आप चाहो तो यहाँ पर ये ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आप लोगों के इस पूरे क्वेश्चन के आंसर फॉर्मेट का स्ट्रक्चर हो, क्लियर है भाई। तो क्रिटिकली एग्जामिन ये टर्म क्या होता है ना, ये समझा आज अपनी क्लास में, ठीक है। अब मुझे 2-3 काम करो भाई, सब लोग सबसे पहले 2-3 काम करो, ठीक है। अपने अपने आपने जो आंसर लिखा है या फिर आपने जो आंसर सोचा था इस प्रश्न के संदर्भ में, ठीक है, वो और इस प्रश्न के आंसर में क्या डिफरेंस है, ठीक है, जो हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं इसमें क्या डिफरेंस है, एक बार अपने कमेंट सेक्शन में बताओ, ठीक है। आप अपना सेल्फ इवेल्यूएशन खुद करो, जो हमने यहाँ पर एक आंसर डिस्कस किया उसके आधार पर अपना इवेल्यूएशन करके बताओ कि सर मैंने ये पॉइंट लिखना भूल गया था, सर मैंने ये फैक्ट नहीं मेंशन किया था, या फिर मैंने कंक्लूजन को इस प्रकार से लिखा है जो कि आपसे जो मैंने बताया उससे बहुत अच्छा है, वो भी सजेस्ट करो यहाँ पर, ठीक है, ताकि हम लोग भी चीजों को देखें कि आप लोग वास्तव में कर क्या रहे हैं। प्लस ये बैच आज से स्टार्ट हुआ है, ठीक है, तो सब लोग ज्वाइन कर लो, आंसर राइटिंग यहाँ पर स्टार्ट कर दो। बहुत सारे लोग ऑलरेडी ज्वाइन करके आंसर राइटिंग कर रहे हैं, जो कि अपने में एक बहुत अच्छी बात है, ठीक है। आप एक ग्रुप के अंतर्गत रहोगे, डिसिप्लिन मेंटेन करोगे तो आपको ही लाभ मिलने वाला है, ठीक है। चलिए, तो सभी दोस्तों को जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं आप लोगों से अगली क्लास में।